ओके गाइज, तो अब हम आ गए हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, दूसरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और तीसरा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर आप पानी के अंदर कोई ड्राई फ्रूट रख दें, जैसे फॉर एग्जांपल आप इफ़ यू कीप आलमंड्स इन द वाटर, एक आप बोल लें वाटर का, उसके अंदर आप आलमंड्स रख दें रात को और सुबह उठें, या फिर आप किशमिश रख दें जिसको हम रेजिन बोलते हैं, रेजिन। इफ़ यू कीप रेजिन इन द वाटर बोल एंड इफ़ यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू विल सी दैट द किशमिश हैज़ बिकम स्वोलन, उसके अंदर पानी भर जाता है ना। और अगर वो पहले देखा तुमने कैसे मुरझाई सी होती है, एकदम गोल हो जाती है। सो इट इज़ फुल ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग। सिमिलरली विद आलमंड्स, दे विल ऑल्सो देयर साइज विल स्लाइटली इंक्रीज। अगर आप किसी मुरझाए हुए फूल को या फिर किसी मुरझाए हुए प्लांट को पानी के अंदर लाकर अपने घर में रख दें, तो आप देखेंगे वो थोड़े समय के लिए इट विल काइंड ऑफ इट विल खिल जाएगा वो थोड़े टाइम के लिए। तो वो सब फिनोमिना जो है, उसके अंदर पानी का फ्लो शुरू हो जाता है, उसके अंदर पानी चला जाता है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक बहुत ही स्पेशल फिनोमिना है जिसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचुरल भी हो सकती है, जैसे हमारी स्किन हो गई, है ना। चलो मैं आपको थोड़ा ऑस्मोसिस के बारे में बताता हूँ। मान लो ये वाटर है और यहाँ पे आपने एक किशमिश रख दी ऐसे। Let's say this is resin which you keep in water, and after some time or after let's say 2 or 3 hours it will become like this। ये ऐसी हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो हुआ क्या, इसके अंदर पानी भर गया। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर कुछ मिनरल्स थे, कुछ सॉल्ट्स थे इसके अंदर खुद के, जो मीठा टेस्ट हमको फील होता है जब हम किशमिश खाते हैं, तो वो सब शुगर वगैरह थी इसके अंदर। और यहाँ जो पानी है आपने उसके अंदर किशमिश रख दी। आप अगर 2-3 घंटे के बाद इस किशमिश को देखोगे तो किशमिश के अंदर पानी भर चुका होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा इस पानी को पी के देखो, क्या ये पानी मीठा होगा? द आंसर इज नो, ये पानी बिल्कुल फीका होगा। तो व्हाट हैज़ एसेंशियली हैपेंड इज दिस, कि बाहर से पानी किशमिश के अंदर तो चला गया, लेकिन किशमिश के अंदर जो मिठास थी या फिर और जो उसके मिनरल्स थे वो बाहर नहीं आ पाए। तो ये तो एक तरह से पार्शियलिटी हो गई कि यार एक तरफ तो मोशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का और दूसरी तरफ से मोशन नहीं हो पा रहा। यही काम कराने के लिए हमको एक मेम्ब्रेन चाहिए होती है, विच इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। द नेम ऑफ दैट मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या नाम है उस मेम्ब्रेन का? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या खासियत होती है? शॉर्ट फॉर्म है बेटा SPM, शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या खासियत है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की? इसकी खासियत है कि ये फ्लूइड का फ्लो एक तरफ से तो फ्लो आने देती है, मतलब ये कुछ तरह के पार्टिकल्स को अपने में से पास होने देती है, लेकिन एक दूसरे तरह के थोड़े बड़े पार्टिकल्स को अपने में से नहीं निकलने देती। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो देखो यहाँ रेजिन के केस में क्या हुआ, रेजिन के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो किस चीज़ के थे? मैं यहाँ पे लिखता हूँ शुगर, ठीक है, और भी कुछ मिनरल्स होंगे इसके अंदर। सो दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेट्स से थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे जो थे ये सब पार्टिकल, शुगर वगैरह, ये बाहर जाना, इनकी एंट्री अलाउड नहीं थी, बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे थे इसके आसपास, वो अंदर आ सकते थे। अब ये किशमिश के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, दिस इज बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो एक चीज़ का तो फ्लो अलाउ कर देती है लेकिन दूसरी चीज़ का फ्लो अलाउ नहीं करती, ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहली परिभाषा। अच्छा एक और चीज़ देखो, अगर मैं इस किशमिश को, जिसके अंदर पानी भर चुका है, अगर मैं एक ऐसी किशमिश को लेकर, ये किशमिश है पानी से भरी हुई है पूरी, बाहर अगर मैं बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड
सॉल्ट का सॉल्यूशन रख दूं, सॉल्ट सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, तो बेटा इस केस में हम नोट करते हैं कि यहां से जो पानी है जो इसमें भर गया था वो पानी सारा बाहर निकल जाता है, और जो किशमिश है वो फिर से उसी हालत में आती है जैसे वो थी शुरू में, फिर से वो श्रिंक हो जाती है। तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस कि वाटर का फ्लो इस किशमिश के अंदर से बाहर जा रहा है। पहले क्या हुआ कि किशमिश के अंदर आया पानी, अब किशमिश से बाहर जा रहा है पानी। तो इसका मतलब ये जो मेम्ब्रेन है ऐसा नहीं है कि पानी को हमेशा अंदर ही आने देती है, पानी किशमिश से बाहर भी जा सकता है। तो इसका मतलब हमको इसको स्टडी करना पड़ेगा इस फिनोमिना को कि हो क्या रहा है। अच्छा, ये फिनोमिना विदाउट दिस मेम्ब्रेन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सवाल ये उठता है मेम्ब्रेन आती कहाँ से है? ये मेम्ब्रेन प्लांट्स में होती है, ये मेम्ब्रेन एनिमल्स में भी होती है। हमारी जो स्किन है ना बेटा, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसे? आप देखो, जब आप वर्कआउट करते हो या आप गर्मी में कहीं बैठते हो तो पसीना बाहर निकलता है, तो उस पसीने के साथ कुछ सॉल्ट्स विच आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी आर ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द स्किन। बट कभी आपने देखा है कि आप बहुत देर भागे और आपकी स्किन में से रेड ब्लड सेल्स निकलने शुरू हो गए, या फिर वाइट ब्लड सेल निकलने शुरू हो गए, और आपका दोस्त सामने से बोले यार तेरी टी शर्ट लाल हो गई, खून निकला है तेरा, रेड ब्लड सेल निकला है तेरे में से? ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स को स्किन अलाउ नहीं करती बाहर आना, लेकिन पानी को अलाउ करती है। हाँ के ना? हाँ के ना? तो वही वाला फिनोमिना कहलाता है ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन शॉर्ट फॉर्म है SPM, शॉर्ट फॉर्म है SPM। चलो, तो बच्चों हम सबसे पहले सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे और उसकी डेफिनेशन को नोट करेंगे। बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो राइट डाउन, SPM is a special type of membrane. SPM is a special type of membrane which allows the movement of small solvent molecules, which allows the movement of small solvent molecules such as water, but does not allow the movement of larger solute particles, but does not allow the movement of larger solute particles. ठीक है, आगे लिखो, these membranes can be natural or man-made. ये मेम्ब्रेन्स नेचुरल भी हो सकती हैं और ये मेम्ब्रेन्स मैन मेड भी हो सकती हैं। नेचुरल कहाँ होती है? जैसे फॉर एग्जांपल इन NCERT एन एग्जांपल इज गिवन, फॉर एग्जांपल पिग्स ब्लैडर। जो पिग होता है या कोई भी एनिमल होता है जिसको हम एज अ मीट कंज्यूम करते हैं, तो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन निकलती है। दूसरा लिखो, द कवरिंग ऑफ रेजिन्स, जो मैंने आपको भी किशमिश का एग्जांपल दिया, उसकी जो आउटर कवरिंग है वो भी सेमी परमिएबल होती है। और लिखो, एंड मैनी अदर प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनके जो सरफेस होते हैं वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उनके ऊपर, ठीक है? और आजकल हमारी मॉडर्न साइंस के रहते हमने इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि इस तरह की मेम्ब्रेन जो होती है वो हम लेबॉरेटरी में या फिर इंडस्ट्री में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो जिस मटेरियल की बनती है उस मटेरियल का नाम है सेलोफेन। तो इसमें लिखो, आर्टिफिशियल SPM कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग सेलोफेन, CELLOPHANE। ठीक है, तो SPM का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा आज की इस डिस्कशन के बाद। अब हम चलेंगे आगे। अब हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ने के लायक हो गए कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। चलो, तो बच्चों अब हम आते हैं टू द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। लिखो अपनी कॉपी में, ऑस्मोसिस रेफर्स टू द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ, osmosis refers to the phenomena of spontaneous movement of the solvent particles
from the solvent side to the solution through a semi-permeable membrane. मैं रिपीट करता हूँ, osmosis refers to the phenomena of the spontaneous movement of solvent particles from the solvent side to the solution side through a semi-permeable membrane. तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए. अगर मैं आपसे बोलूं कि इस तरह से मैंने एक कंटेनर लिया है, इस तरह से वी हैव टेकन अ कंटेनर, ठीक है, यहां पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी गई है. सो दिस इज अ SPM. ये नेचुरल भी हो सकती है और ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में. अब यहां पे हमने भरा हुआ है, एक साइड पे हमने भरा हुआ है सॉल्यूशन और एक साइड पे हमने भरा हुआ है सॉल्वेंट. ध्यान देना. तो व्हाट विल हैपन, यहां पर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है और यहां पे सॉल्यूट है. ऐसे ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, इनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स ये वाले भी हैं. तो ध्यान दो, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स सॉल्यूट के और ये डॉट की तरह जो बनाए गए हैं ये किसके, सॉल्वेंट के. अब होता क्या है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बड़ी पार्शियल होती है ना, जैसे कुछ टीचर पार्शियल होते हैं, कुछ बच्चों को पसंद करते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पसंद करते. तो ये पार्शियल होती है. ये क्या करती है, अपने अंदर से ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स ये इस तरफ ज़्यादा है ना, यहाँ पे उनको पास होने देती है, जाओ तुम उस साइड, भर डालो उस साइड पे. तो ये जो पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, दे स्टार्ट टू मूव इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस थ्रू द SPM. तो ये SPM में से पास हो के उस साइड पे जाना शुरू हो जाते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? इसी फिनोमिना को ऑस्मोसिस बोलते हैं. अब इसका जो रिवर्स फिनोमिना है वो नहीं हो सकता. अगर हम इसको देखें यहाँ पे, जो हमने भी रेजिन का एग्जांपल लिया था, मान लो ये रेजिन है और यहाँ पानी है, तो व्हाट हैपन्स कि यहाँ पे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट यानी पानी, और अंदर जो है वो सॉल्यूट है, अंदर ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल चीनी वीनी और वो सब जो है. तो होता क्या है, ये जो पानी है ये तो जा सकता है यहाँ पे ऐसे अंदर, ये वाला काम पॉसिबल है, और यही काम ऑस्मोसिस कहलाता है. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? अब हमने बेटा ऑस्मोसिस नहीं सीखना, ऑस्मोसिस तो बायो में पढ़ाया जाता है. हमको तो सीखना ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, एक तरफ सॉल्वेंट एक तरफ सॉल्यूशन, बहुत खुशी हुई जानकर. लेकिन अगर ऐसा होता कि एक तरफ सॉल्यूशन, ये SPM बीच में, एक तरफ सॉल्यूशन और एक तरफ सॉल्यूशन, बोलोगे ये क्या हो रहा है भाई, ये सॉल्यूशन 1 ये सॉल्यूशन 2. इस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट तो सब में, सॉल्वेंट तो ये वाला सब में, डॉट 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 डॉट. यहाँ पे ये कम है, ये कम है, ये गोले बड़े वाले, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट कम है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पर सॉल्यूट ज़्यादा है. तो हम बोलेंगे ये सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, तो बेटा यहाँ बोलने का मतलब है कि C2 इज मोर देन C1, C2 इज मोर देन C1. और अगर C2 ज़्यादा है तो ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. इसमें क्या होगा सोच के बताओ, लगाओ दिमाग. अरे वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा. क्या है मंजूर है खुदा? कि यहाँ के जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो वहाँ ज़्यादा किसकी है, सॉल्यूट की. जब मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो मतलब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. तो यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा, यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा, यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा. तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के उस तरफ जाएंगे. ये भी ऑस्मोसिस है. तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में तो बोलते हैं कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, बट एक्चुअली ऑस्मोसिस एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में भी पॉसिबल है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो एक सॉल्यूशन से मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जाना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. क्या बोलते हैं उसको? ऑस्मोसिस. अब हमारा जो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है जो हमको पढ़ना है, इट इज़ नॉट ऑफ ऑस्मोसिस. तो क्या पढ़ना है फिर हमने पढ़ना है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर. अब एक ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, एक ऐसा प्रेशर
जो ऑस्मोसिस को होने से रोक दे, ऑस्मोसिस पे ब्रेक लगा दे, ऐसे प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान से सुनेंगे। हम क्या करेंगे, ध्यान दो, यही समझा देता हूँ। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, ये पानी के मॉलिक्यूल ऐसे आ रहे हैं, ऐसे, समझ पा रहे हैं। यहाँ लगा दे एक पिस्टन, क्या लगा दे यहाँ पे, पिस्टन। पिस्टन को यहाँ से दबा दे, हाँ बेटा तेरे से बोल रहा हूँ, पिस्टन को यहाँ से दबा दे। तो जब पिस्टन को यहाँ से दबाओगे आप, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे जो पानी आ रहा है ना, उसको लगेगा यार मुझे रोका जा रहा है। मतलब ऐसा हो गया कि जो इधर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये वाले, ये उधर की तरफ धक्का देना शुरू कर देंगे। जो पानी के मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे ऐसे, उनको एक तरह से पुश बैक मिल रहा है कि वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। समझ पा रहे हो? तो जितना प्रेशर मुझे यहां से अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस इज कंप्लीटली स्टॉप्ड, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां से जो सॉल्यूशन साइड पे एक्सेस प्रेशर जो लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड, या दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं अभी इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूं एनसीईआरटी से। दूसरी बात, क्या यहां भी ऑस्मोटिक प्रेशर हो सकता है? एक तरफ सॉल्यूशन है लाइट वाला, हल्का, और एक तरफ है भारी, कॉन्सेंट्रेटेड। बिल्कुल। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए बेटा प्रेशर जो आपको अप्लाई करना होता है, वो अगर सॉल्वेंट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन साइड पे, अगर लाइट हैवी है तो हैवियर साइड पे। तो ऑस्मोसिस की एक और परिभाषा क्या होगी? इट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर। ये सब आपको बोर्ड में उसमें लिखना नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड के एग्जाम में क्या लिखना है मैं लिखवा रहा हूँ एनसीईआरटी से। आपको ये भी बोला जा सकता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सो दैट द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस इज कंप्लीटली स्टॉप्ड। समझ गए? तो ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने यहां डिफाइन करा जहां पे एक तरफ सॉल्वेंट और एक तरफ सॉल्यूशन था। ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने यहां डिफाइन करा जहां पे एक तरफ लाइटर या ऐसा बोल लो लेस कॉन्सेंट्रेटेड और यहां पे मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था। समझ गए बात को? तो ऐसे प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अपनी कॉपी में जरा इसकी डेफिनेशन लिखो। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर दैट शुड बी अप्लाइड, osmotic pressure is the pressure that should be applied on the solution side, so that the flow of solvent molecules through the SPM is stopped, so that the flow of solvent molecules through the SPM is completely stopped, or the pressure required to stop the phenomena of osmosis, ये भी लिख लो। तो आप दोनों चीजें लिख के आना। the pressure required to stop the phenomena of osmosis is known as osmotic pressure and it is applied on the solution side। क्लियर है? ये डायग्राम बना देना और यहां समझा देना कि यहां पे जो प्रेशर मैंने अप्लाई करा है उसी प्रेशर का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलता है ना कि भैया ऑस्मोटिक प्रेशर का कोई सिंबल चूज करके बताओ, कोई सिंबल, तो आप पी बोलते? अरे यार प्रेशर सुनते पी बोलने का मन नहीं करता? करता है? वेरी गुड। तो हम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को पी नहीं बोलते। ऑस्मोटिक प्रेशर का बड़ा अजीब सा सिंबल है, ऐसा पाई, है ना। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा सिंबल बनाया गया, कुछ होगा, कुछ रीजन उसके पीछे। तो पाई इसका सिंबल है ऑस्मोटिक प्रेशर का। चलो बच्चों, तो मैं आपको बताता हूं कि दो सिचुएशंस जहां से हम ओपी या ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाल सकते हैं। देखो जरा ध्यान से। एक तो ये वाली बात हो गई जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब देखो यहाँ सॉल्यूशन साइड पे आपने प्रेशर लगाया तो यहाँ जो मूवमेंट हो रहा था उस मूवमेंट को रोका गया। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो P है, इफ P इज इक्वल टू 0, है ना, तो सोचो जरा, अगर यहाँ से कोई प्रेशर ही ना लगाओ तो क्या होगा? ऑस्मोसिस अपना जिस रेट पे होना है वो होता रहेगा। दूसरी बात करते हैं, अगर P लगा तो सही, 0 नहीं है लेकिन पाई से कम है, तो अगर ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम प्रेशर लगाया अपने यहाँ पे भी, तो व्हाट विल हैपन? क्या ऑस्मोसिस रुक जाएगा? नहीं, ऑस्मोसिस रिड्यूस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ऑस्मोसिस इज
रिड्यूस्ड। तो ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई, सेकंड हो गई। थर्ड पे आते हैं। अगर जो आपने प्रेशर लगाया है वो पाई के बराबर हो गया, पाई के बराबर हो गया इस बार, तो क्या होगा? ऑस्मोसिस रुक जाएगा, ऑस्मोसिस विल स्टॉप। तो लिखो इसमें ऑस्मोसिस विल स्टॉप। चौथी बात, आप हट ही नहीं रहे, आपको मजा आना शुरू हो गया। आपने कहा लगा दे अब जितना प्रेशर लगा सकते हैं। आपने ऑस्मोटिक से भी ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, आपने ऑस्मोटिक से भी ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, तो आप जो आप तो उतारू होगा कि नहीं जी मैं तो पानी को वापस भेज कर आऊँगा। अब सोचो यहाँ भी पानी है हल्का हल्का, आपने जो यहाँ से प्रेशर अप्लाई करा वो ऑस्मोटिक से भी ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या होगा कि पानी का मोशन, पानी तो यहाँ भी है ना बेटा, ये पानी कम है यहाँ पे राइट में, सॉल्यूट भी है, पानी भी है, दोनों है सॉल्यूशन के अंदर। तो पानी इस बार यहाँ से यहाँ आना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं उल्टी गंगा बह जाना, कि भैया उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। तो इस सिचुएशन को इंग्लिश में बोलते हैं उल्टी गंगा बहने को रिवर्स ऑस्मोसिस। RO जो आपके किचन में लगा हुआ ना RO, वो इसी पे काम करता है। कि उसमें क्या होता है, ये पानी वो है जो आपके बोरिंग से निकलता है, और यहाँ पर होता है थोड़ा फ्रेश पानी, तो वो यहाँ से प्रेशर लगाता है और इस गंदे पानी में, या ऐसा बोल लो इम्प्योर वाटर में से प्योर वाटर यहाँ पहुँच जाता है, और जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरफ रुक जाते हैं, इस तरफ। तो ये एक तरह से है तो फिल्ट्रेशन की तरह ही, कि भाई फिल्ट्रेशन हो रही है, लेकिन वो फिल्ट्रेशन प्रेशर लगा के होती है, धक्का मारते हैं पीछे से इसको। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने आपको बता दिया, ऑस्मोसिस मैंने आपको समझा दिया। एक ये दूसरी सिचुएशन है, यहाँ से भी ऑस्मोसिस को समझा जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, बड़ा आसान है। ध्यान से देखना, ये सॉल्वेंट है, ये एक फनल लेकर के इसके सरफेस पे या इसके ओपनिंग पे, फनल होती है ना फनल, उसके ऊपर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी और फनल को उल्टा कर दिया, उसमें सॉल्यूशन भर दिया। मुझे इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। अब ध्यान से देखना, तो इसमें क्या होगा, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज द मोशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूट साइड टू द सॉल्यूशन साइड थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ सब कुछ है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ से बेटा पानी ऐसे 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 भरेगा। तो ये जो फनल में लेवल था पहले सॉल्यूशन का, वो हमने उतना ही लिया था जितना पानी का लेवल है। फिर क्या होगा, पानी भर भर के यहाँ पहुंच जाएगा, ये H हाइट तक पहुंच गया। अब क्या होगा, ये जो H हाइट तक पानी पहुंचा है, इस पानी का अपना भी तो प्रेशर होगा अब नीचे की तरफ, तो ये भी प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू हो जाएगा यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे। तो एक तरह से यहाँ से पानी एंटर करना चाह रहा है, और लेकिन ऊपर से भी प्रेशर लगना शुरू हो गया। तो ये जो लिक्विड का कॉलम है, ये जितना प्रेशर लगाएगा, मान लो अब ऐसा आ गया कि ये लिक्विड का कॉलम भर भर के यहाँ पे पहुँच गया, और इसके बाद अब और ऊपर नहीं जा रहा, इक्विलिब्रियम आ गया। तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि इस लिक्विड के कॉलम का जो प्रेशर है और यहाँ से जो सॉल्वेंट घुसना चाह रहा है, उन दोनों का प्रेशर बराबर हो गया। तो इस लिक्विड के कॉलम का जो प्रेशर है, उसी प्रेशर को बेटा बोल दिया जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस सिचुएशन से हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम। इट इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम। और आप क्लास 11th के फ्लूइड मैकेनिक्स से याद है कि नहीं है, रो जी एच, ये इसलिए याद है कि आपने 9th में ही पढ़ा था। अगर 9th में ना पढ़ा होता तो 11th की चीज़ें तो हम भूल ही चुके हैं सारी। तो ये रो जी एच होता है। तो अगर आपको इस तरह की कैलकुलेशन आती है, एनसीईआरटी में दे रखा है पिक्चर, देख सकते हो आप डायग्राम, तो ये एच आपको दे रखा होगा, रो आपको पता होगा, आपको इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल देना। रो को पुट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, जी को पुट करना है 9.8, और एच को जो भी दे रखा होगा पुट करके आंसर निकल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर है? यस। ओके गाइज, तो अब हम जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का डेरिवेशन करेंगे, या ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे क्या होता है, कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा देखा गया कि अगर एक इस तरह की सिचुएशन है आपके पास, जहाँ पे एक तरफ तो पड़ा हुआ है पानी या सॉल्वेंट, और एक तरफ पड़ा हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। तो आपको तो पता ही है ना, समझदार तो हो ही, आप देख के आए हो लेक्चर अभी, आपको तो पता ही है कि पानी के मॉलिक्यूल इस तरफ जाने की टेंडेंसी रखेंगे, इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना ही ऑस्मोसिस कहलाता है। अब होगा क्या कि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, यहाँ से ऐसे, है ना। उसी पाई की वैल्यू देख रहे हैं कैसे निकलती है। तो पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के। सी क्या है? सी इज द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कैसे नापते हैं? एन बाई वी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। और ऐसा भी देखा गया कि जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। कंबाइन कर दिया गया दोनों को, तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी टी। कॉन्स्टेंट लगाया प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर, तो पाई आता है सी आर टी, जिसको हम ऐसे भी लिखेंगे एन बाई वी आर टी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। रिपीट करता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इसको हम एन थ्योरेटिकल भी बोल सकते हैं, सॉरी इसको हम एन ऑब्जर्व्ड बोल सकते हैं। आप देखो बेटा, मान लो आपने एक सॉल्यूशन लिया, मतलब सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर आपने मान लो एन मोल डाल दिए। अब वो मोल जाकर यहाँ पर मान लो NaCl था हमारा फेवरेट NaCl, वो यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा? 2n। तो आप इस फॉर्मूले में n डालोगे या 2n डालोगे? आप अपना लॉजिक लगाओ। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम निकाल रहे हैं ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका जो अमाउंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट मैंने अगर n डाला और वो यहाँ पे जाके 2n हो गया, तो आप यहाँ क्या पुट करोगे? भाई सॉल्यूशन के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स आपने डाले हैं वो n है या 2n है? द आंसर इज 2n है। तो यहाँ पे n ऑब्जर्व्ड आएगा। और ये तो हम जानते हैं n ऑब्जर्व्ड को हम n फाइनल भी बोलते हैं या फाइनल मोल्स इन द सॉल्यूशन बोलते हैं। जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की कैलकुलेशन में हमने कर रखा है, क्या कर रखा है? I इज इक्वल टू फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। I इज इक्वल टू फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। हाँ के ना? अब ये जो फाइनल मोल्स हैं, ये जो फाइनल मोल्स हैं, इसी को n ऑब्जर्व्ड बोलते हैं और इसको n थ्योरेटिकल बोलते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, इसको हम n ऑब्जर्व्ड अपॉन n थ्योरेटिकल भी बोल सकते हैं। तो I का एक डेफिनेशन ये भी है, या यही चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है। तो n ऑब्जर्व्ड कितना आ रहा है यहाँ से, मैं चाहता हूँ ये आप अच्छे से समझ लो। तो n ऑब्जर्व्ड जो है यहाँ लिखता हूँ मैं, n ऑब्जर्व्ड जो है इट इज इक्वल टू I इंटू n थ्योरेटिकल। n observed is equal to I into n theoretical। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन इन योर कॉपी। तो यहां जो फॉर्मूले में आएगा वो n observed है, समझ पा रहे हो? तो n observed को अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखूं क्या? I into n theoretical into RT अपॉन V। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया क्या? आपका फेवरेट क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए बात को? तो ये फॉर्मूला जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, इसको बुक में ऐसे भी लिखा होता है ICRT। अब देखो, अगर यूरिया ग्लूकोज ग्लूकोज की बात करेंगे तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी, फॉर्मूला हो जाएगा पाई इज इक्वल टू CRT। और अगर मान लो NaCl, एसिटिक एसिड, Na2SO4, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट जो टूटते हैं जुड़ते हैं, इस तरह की बात होगी, तो I की वैल्यू नॉन 1 होगी, मतलब 1 नहीं होगी, 1 के अलावा कुछ भी होगी। डिसोसिएशन में 1 से ज़्यादा होगी और एसोसिएशन में 1 से कम होगी। ठीक है, तो हर तरह की क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ लेट अस लुक एट सम क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको बेटा, ये R जो है, इस R की वैल्यू वही होती है जो गैस कांस्टेंट की होती है, 0.082। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको 1/12। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आप R को 1/12 लेकर के चलें तो आपका आंसर फटाफट निकल के आएगा। और T हमेशा केल्विन में पुट करना, और C निकालते वक्त N/V का ध्यान रखना, V शुड बी इन लीटर। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ओके गाइस, तो आपके सामने भी 2 क्वेश्चन लेकर के मैं दोबारा पेश हुआ हूँ। इन 2 क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में फटाफट नोट करें और हर क्वेश्चन में पूरे 3 मिनट का टाइम लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड टू फॉर्म 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा क्वेश्चन है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved to form 5 liter of solution at 27 degree Celsius. Calculate osmotic pressure. Let's see how to solve these questions. Solution लिख रहा हूँ यहाँ पे, चैप्टर का नाम भी सॉल्यूशन ही है। 6 ग्राम ऑफ यूरिया, तो यूरिया के मोल निकाल लो। करना क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू N/V/RT। और भी अच्छा फॉर्मूला I लगा दो। ये फॉर्मूला बेटा N क्या है? बोलो। जब I लगा दिया
तो I इंटू एन, ये एन ऑब्जर्व्ड है, तो ये एन क्या है, ये एन थ्योरेटिकल हो गया, समझ गए ना। या तो इसको ऐसे सोचो कि I इंटू एन जो आपने डाला तो एन थ्योरेटिकल, अगर I नहीं होता तो ये एन ऑब्जर्व्ड होता, समझ गए ना। तो I लगा दिया, तो I के बाद ये जो एन है, ये एन वही है जो आपने डाला है, ठीक है। चलो अब यूरिया का I तो 1 होता है इंटू एन, एन कितना नंबर ऑफ मोल्स 0.1 अपॉन वी कितना है 5 इंटू आर कितना है 1/12 इंटू टी कितना है 300, ये कट गया इससे 25 का टेबल नहीं आता आपको, सीख लो। तो ये 25 कट गया, ये इससे कट गया 5, आंसर आया 0.1 इंटू 5, सो इट इज 0.5, आंसर आएगा बेटा ATM में। ऑलवेज रिमेंबर पाई इज इक्वल टू ICRT वाले फॉर्मूले में जो पाई आएगा इट विल ऑलवेज बी इन ATM। चलो तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व टू फॉर्म 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये यूरिया था, ये NaCl है, NaCl का I कितना होता है, I होता है 2। कोई भी जानकारी ना दी हो तो अल्फा को 1 मान लेते हैं और I की वैल्यू हो जाती है n के बराबर, छोटे n के बराबर, विच मीन्स द नंबर ऑफ आयंस इनटू विच अ मॉलिक्यूल विल ब्रेक इनटू। ध्यान देंगे तो NaCl का I 2 है, तो हमको निकालना है पाई होता है ICRT, I है 2 इंटू C को लिखते हैं n/v। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं 5.85 अपॉन 58.5, ये हो गया n, v कितना है, v वॉल्यूम दिया ना सॉल्यूशन की 5 लीटर, तो नीचे एक 5 भी आ गया, इंटू r कितना है 1/12 इंटू t कितना है 300, है ना। 25 का टेबल तो आपको पता ही है, 25 12 से 300 होता है। 58.5 का पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, ये होता है 1/10, आंसर आएगा 50 अपॉन 50, आंसर आएगा 50 हो गया ये, तो आंसर आ गया 1 ATM। अब देखो शुरू में यहाँ पे था 0.5 ATM, यहाँ पे आ गया 1 ATM। देखो यूरिया का भी 0.1 मोल लिया था, NaCl का भी 0.1 मोल लिया था, लेकिन यूरिया का जितना ऑस्मोटिक प्रेशर आया था उससे डबल ऑस्मोटिक प्रेशर आपका NaCl का आया। क्या कारण है इसके पीछे, सोच पा रहे हो ना, वेरी गुड। यही रीजन है कि NaCl का 1 मोल टूटकर 2 बनाता है, तो इसलिए 0.1 मोल ऐसे बिहेव करेगा, वो 0.1 नहीं है, वो 0.2 के बराबर है। तो इसलिए यूरिया तो 0.1 की तरह बिहेव करता है, टूटता ही नहीं है, लेकिन NaCl टूटने की वजह से डबल हो जाता है, और डबल होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी डबल हो जाता है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला गया। क्या बोला गया इसको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब यहाँ तक हमने जो पोर्शन ऑस्मोटिक प्रेशर का पढ़ा वो CBSE और NCERT के बच्चों के लिए था। अब आगे का जो लेक्चर है वो उन्हीं बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग JEE मेंस, JEE एडवांस या फिर नीट या फिर एम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार के कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो केस 1, केस 2, 2 केस पढ़ेंगे हम, ध्यान देना। केस 1 ऑस्मोटिक प्रेशर ही पढ़ रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर में थोड़ा हाई लेवल फंडा बड़ा जरूरी है लाइफ में, उसी की बात करेंगे। केस 1 क्या होता है कि मान लो हमने एक सॉल्वेंट ले लिया, लेट्स से वी हैव टेकन अ सॉल्वेंट। अब उस सॉल्वेंट में हमने क्या करा, एक सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट 1, दूसरा सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट 2, तीसरा सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट 3। अब 3 नहीं डाले, मैंने डाले n, ठीक है, खूब सारे सॉल्यूट डाल दिए। जो सॉल्यूशन बना उसकी वॉल्यूम है v। ये जो सॉल्यूट 1 है इसमें नंबर ऑफ मोल डाले n1, और इस सॉल्यूट का I जो है वो है I1, वॉन टॉप फैक्टर। सॉल्यूट 2 में नंबर ऑफ मोल डाले गए n2 और इसका I है I2, इसके नंबर ऑफ मोल डाले n3 और I है I3। ऐसे जितने भी सॉल्यूट है सबका n दे रखा है और सबका I भी हमको पता है। अब बोला गया इनसे मिलाकर जो सॉल्यूशन बना, इट विल बिहेव एज इफ देयर आर मेनी सॉल्यूट्स इन इट। तो उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। तो जब भी किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होता है, इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे मिक्सचर कर देते हैं, ये मिक्सचर की बात हो रही है, तो ऐसे केस में जो नेट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, दैट विल बी द सम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकेंड प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ थर्ड। ऐसे करते करते जितने भी सॉल्यूट है सबका ऑस्मोटिक प्रेशर आप ऐड कर दोगे। तो देखते हैं फर्स्ट वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। फर्स्ट वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, फॉर्मूला है बेटा ICRT। ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सॉल्यूट का निकालना है, किसी भी सॉल्यूट की वजह से, इट इज ICRT। फर्स्ट सॉल्यूट लोगे तो I की वैल्यू I1, C की वैल्यू C1 RT प्लस सेकेंड सॉल्यूट की वजह से I2 C2 RT, I3 C3 RT। ऐसे करते करते जितने सॉल्यूट आपके मन की इच्छा हो डाल सकते हो। देखें जरा, I1 C को क्या लिख सकते हैं, N1 इंटू RT
बाई वी, N1 बाई वी था ना, वी को मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस I2 N2 RT बाई वी प्लस I3 N3 RT बाई वी एंड सो ऑन। देखो जरा कुछ कॉमन आ रहा है सब टर्म्स में से, बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है? RT बाई वी, और अंदर क्या आ रहा है? I1 N1 प्लस I2 N2 प्लस I3 N3, ऐसे करते करते जितने भी होंगे सबको आपने ऐड कर देना है। तो टोटल सॉल्यूशन जो बना है या नेट सॉल्यूशन जो बना है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अभी हमें क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। लिखो अपनी कॉपी में, राइट डाउन द क्वेश्चन। लिखो 12 ग्राम ऑफ यूरिया, 12 ग्राम ऑफ यूरिया and 11.7 grams of NaCl is added to water to form 5 liter of a solution. To form 5 liter of a solution. Calculate the osmotic pressure of that solution at 27 degree Celsius. हमारा फेवरेट टेम्परेचर रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। Calculate the osmotic pressure of this solution at 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कितने सॉल्यूट डालेगा बेटा? 2। कौन कौन? यूरिया और NaCl। यूरिया कितना डाला? 12 ग्राम। NaCl कितना डाला? 11.7 ग्राम। पानी कितना, मतलब सॉल्यूशन कितना बना? 5 लीटर। टेम्परेचर कितना? 27। पुट करो, आंसर निकालो। चलो तो मेरे प्यारे जेई वॉरियर्स, कर लिया आपने क्वेश्चन? लेट्स सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया उसको देखते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला कि 12 ग्राम यूरिया, है ना, ये सुन के मेरे को 4 बोतल वोडका की याद आ रही है। 12 ग्राम यूरिया और क्या डाला है? 11.7 ग्राम NaCl। इसके मोल निकालो फटाफट। N1 कितने इसके मोल? 12/60 कितना आता है? 0.2। इसके मोल निकालो 11.7/58.5। 58.5 का टेबल आपको आना चाहिए, 0.2 आएगा। मजाक कर रहा हूँ यार, ये कैलकुलेशन मुझे पता है। तो इसके मोल्स आ गए 0.2। क्लियर? तो N1 N2 आपके सामने आ चुका है। अब क्या करना है? यूरिया का आई निकाल लो, उसको I1 बोलेंगे, वो है 1। NaCl का आई निकाल लो, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन 2 ही माना जाएगा। इसका आई आ गया, इसका N भी आ गया। फॉर्मूला लगाते हैं, पाई I1 N1 प्लस I2 N2 RT बाय V। क्लियर? वेरी गुड। I1 1 इंटू 0.2, तो ये तो आएगा 0.2 प्लस यहाँ आएगा 2 इंटू 0.2, ये हो गया 0.4। ध्यान दो, इसके 0.2 मोल 0.2 रहे, इसके 0.2 मोल 0.4 हो गए, क्योंकि एक एक से 2 2 बन रहे हैं, है ना। तो हम एक हमारे 2, इसका हिसाब किताब क्या है? हम एक हमारे 2। तो 0.2 प्लस 0.4 इंटू आर कितना है? 1/12 इंटू टी कितना है? 300 डिवाइडेड बाय वी कितना है? वी कहाँ गया? नहीं लिखा, 5 मान लो, 5 ही होता है हमेशा। चलो 12 का टेबल, 12 इंटू 25, 300 गायब। आंसर आता है 0.6 इंटू 25, 15/5, 3 ATM आ रहा है भैया मेरा। तो चेक कर लो, 3 ATM आ गया। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इट इज गोइंग टू बी 3 ATM। ओके मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द लेक्चर। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो ये एक थोड़ा डिफरेंट वाला केस है। इसमें क्या है, आपके पास n डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस हैं। आपने उन सारे सॉल्यूशन को लाकर एक बड़े से बर्तन में डाल दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो बड़ा बर्तन है जिसमें सारी वॉल्यूम्स ऐड हो गई हैं, तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन नया बना है, हाउ मच विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दैट रिजल्टिंग सॉल्यूशन। हाउ मच विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दैट रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो देखेंगे ध्यान से बेटा, इस सॉल्यूशन का कुछ पाई होगा, मतलब इसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इसका कोई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इसका कोई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को बोल रहा हूँ पाई 1, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहा हूँ पाई 2, इसको बोल रहा हूँ पाई 3, इसको बोल रहा हूँ पाई टोटल। अच्छा, ऐसे n सॉल्यूशन डाले हमने उसके अंदर, मतलब n मिलाकर के बनाया उसको। देखो प्रॉब्लम क्या है, पिछली बार हमने सारे ऑस्मोटिक प्रेशर्स को ऐड कर दिया, बिल्कुल सही किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस बार हमको बेटा क्या करना है, क्योंकि देखो वॉल्यूम जब यहाँ पर V1 थी तो इसका प्रेशर पाई था, लेकिन जब वॉल्यूम हमने यहाँ डाल दिया, मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है ये भी इसके अंदर आ चुका है,
तो वॉल्यूम को तो वी टोटल मानोगे ना आप, या नहीं मानोगे? तो अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट सॉल्यूशन की वजह से जो कंबाइंड के अंदर वो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना है, वो निकालना है। तो ध्यान दो, पहले सॉल्यूशन के जो मोल्स हैं सॉल्यूट के, उनकी वजह से यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है वो निकालना है। वैसे ही दूसरे की वजह से निकालना है, वैसे ही तीसरे की वजह से निकालना है, और सबको फिर ऐड कर देना है। तो ध्यान से देखना जरा, तो मैं बोलूंगा पाई टोटल इज इक्वल टू पहले की वजह से यहां पे आने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले की वजह से वहां जाने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला तो ICRT होता है, ध्यान देना। तो I1 N1 बाय V टोटल RT, ये बताना चाहता था। पिछली बार सबका V सेम था और V कहीं पर ऐड नहीं हो रहे थे आपस में। इस बार ये यहां से जो सॉल्यूट गया है उसकी वजह से यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर की हमको कोई मतलब नहीं है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर यहां जाके कितना है वो चाहिए मेरे को। अरे यार नहीं समझ पा रहे क्या? समझ गए ना? तो यहां पे अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालता तो वॉल्यूम केवल ये वाली लेता, लेकिन जब इसको बड़े बर्तन में डाल दिया और वॉल्यूम बढ़ गई तो वहां पर इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उतना नहीं होगा जितना यहां पे ही लगा पा रहा था। आया घुसा कुछ? चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो ये हो गया I1 N1 बाय V टोटल। ये C है कॉन्सेंट्रेशन किसकी? इस वाले सॉल्यूट की। कहां पे? यहां पे। तो ICRT क्लियर, वेरी गुड। आगे चलते हैं। I2 इस पे आ गए हम। I2 N2 बाय V कौन सा? टोटल वाला RT प्लस I3 N3 बाय V टोटल RT। वेरी वेरी गुड। ऐसे एन टर्म्स हो जाएंगी, ऐसे एन टर्म्स हो जाएंगी। चलो वेरी गुड, खुशी हुई। इस V टोटल को ये देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना? कुछ करेंगे इसको इकट्ठा करके इधर भेज देंगे इसके पास। तो इकट्ठा करके भेजो इधर। तो ये हो गया पाई टोटल इंटू V टोटल इज इक्वल टू, अभी देखो ये क्या छूट गया? I1 N1 RT, I1 N1 RT। तो मैंने क्या करा? I1 N1 RT, इसको मैंने V1 से डिवाइड कर दिया और V1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, मतलब मेरी मर्जी से मतलब मैं ऊपर नीचे तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही सकता हूं। प्लस ये V टोटल तो उधर चला गया, सबसे इकट्ठा करके एक LCM टाइप लेके उधर भेज दिया ना। तो ये क्या बन गया? I2 N2 RT बाई V2 इंटू V2। मेरी मर्जी, मैं वहाँ पे V2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, है ना? वैसे भी ऑनलाइन में तो मर्जी होती है। इसको V3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बोलो अब देखो व्हाट इज दिस? बोलो। आप भी वेरी गुड। तो देखो बेटा ये पाई 1 है। यहां पे जब ये सॉल्यूशन था अपने छोटे से दुनिया में मस्त था, तो वहां पे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना था। जब ये छोटा सॉल्यूशन मतलब छोटा सा सॉल्यूशन अपनी दुनिया में मस्त था तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये था। जब ये तीसरा सॉल्यूशन अपनी दुनिया में था तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये था। हाँ के ना? हाँ के ना? अगर था तो इसको पाई 1 बोल देते हैं यार, अच्छा लगेगा सुनने में। पाई 1 V1 प्लस ये क्या है? पाई 2 V2 प्लस पाई 3 V3। लेफ्ट पे आ जाओ। पाई टोटल V टोटल। आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि इसके ऊपर जेई एडवांस में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए। इसके ऊपर याद रखना भी आसान है। देखो कितना आसान कर दिया आपके लिए। नहीं तो चाहते तो हम ऐसे भी याद रख सकते थे, है ना? लेकिन उसमें बड़ा दुख होता हमको। तो आपको ऐसे याद रखना है। अब वहां पे जाके ये मत भूल जाना पाई 1 पाई 2 कैसे निकालना है। पाई 1 मतलब इस इंडिविजुअल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का तो एक ही फॉर्मूला है, ICRT। ICRT समझ में आया? क्लियर है? चल सकते हैं आगे। क्वेश्चन दूं एक दो इसके ऊपर। चलो चलो क्वेश्चन करने से पहले 2 मिनट का समय लो। हमने जितना भी सॉल्यूशंस अभी तक करा है आज की क्लास में, उसको फटाफट इन अ मैटर ऑफ 2 to 3 मिनट्स रिवाइज करो। और ऐसे रिवाइज करो कि आज के बाद आपसे कोई भी सॉल्यूशंस में कुछ भी पूछे तो बेटा आपको उसका जवाब आना चाहिए। मतलब RLVP और ऑस्मोटिक प्रेशर हमने इतना अच्छे से किया है कि उसका जवाब आपको अगले 1 साल या 1.5 साल तक नहीं भूलना चाहिए।
है ना, उसके बाद तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद तो निश्चिंत हो जाओ, कभी कुछ नहीं पूछते, इंजीनियरिंग में कहीं नहीं होता ऐसा। लेकिन उतना प्लीज़ याद रखना कि अगले साल मई जून तक, या अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो मे बी जुलाई अगस्त अगले साल तक याद रखने वाला, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, आपके सामने मैंने क्वेश्चन जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके ऊपर लिखा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जरा अपने दिमाग को ओपन करें, दिमाग के दरवाजों को खोलें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। 2 मोलर of 1 liter urea solution is mixed with 3 liter of 2 molar NaCl solution at 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर नाम की चीज को यहां पर कैलकुलेट करना है। देखते हैं जरा। तो इस सवाल को समझने के लिए हम कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम से क्या होता है कि थोड़ा क्वेश्चन हमको समझने में आसानी हो जाती है। यहां पर है 1 लीटर 2 मोलर यूरिया, यहाँ पर है 3 लीटर 2 मोलर NaCl। जब इनको मिक्स करेंगे तो देखें क्या बनेगा। यहाँ बनेगा 5 लीटर, है ना। ये हो गया V टोटल, ध्यान देना बेटा। ये हो गया V1, ये हो गया V2। ओके, अब देखो इंडिविजुअल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो होगा π1, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो होगा π2, मानते हो। और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो होगा पाई टोटल। अब आपको तो पता ही है कि यहां पर π1 + π2 = पाई टोटल नहीं हो सकता। ऐसा होता था, कब होता था, जब एक पानी ले लिया बाल्टी में, उसमें ऊपर से 4 तरह के n तरह के सॉल्यूट डाल दिए, वहां पे लग जाता था कि पाई टोटल = π1 + π2 + π3 + π4। लेकिन यहां पे क्योंकि सबकी वॉल्यूम अलग अलग है तो फॉर्मूला वो नहीं चलेगा। फॉर्मूला क्या चलेगा, उससे पहले हम π1 π2 निकाल लेते हैं। यही निकाल रहा हूं, I1 N1/V1 RT, ठीक है। यही कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये यूरिया है तो I कितना है 1, N कितना है नंबर ऑफ मोल्स 2। अच्छा, तो 1 लीटर 2 मोलर तो 2 मोलर एक तरह से हमको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। ये C1 में डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला ना लगाकर हम इस बार I1 C1 RT लगाएंगे तो सीधा 2 दे रखी है, मतलब 2 मोल्स इन 1 लीटर। तो वही बात है, 2/1 कर दो, यहाँ सीधा 2 लिख दो यहाँ पे। तो 2 × 1/12 इंटू टेम्परेचर कितना है 300, 12 का टेबल याद है 25, आंसर आ गया 5 ATM। π1 की वैल्यू आ गई 5 ATM। आगे चलते हैं, π2 पे आते हैं। I2 NaCl, I2 है 2, C कितना है 2, R कितना है 1/12 इंटू 300, 25 से कट गया, 25 × 4 100, ये भी 50 आ रहा है, दिस इज ऑल्सो 50। ठीक है, π1 आ गया, π2 आ गया। अब फॉर्मूला लगाना है, पाई टोटल = π1 V1 + π2 V2 अपॉन V1 + V2। यही फॉर्मूला था हमने जो पढ़ा है अभी। तो यहां से क्या आंसर आएगा, π1 मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना 50। सो 50 × V1 इसकी वॉल्यूम 1 प्लस इसका पाई 100 इंटू इसकी वॉल्यूम 3 अपॉन 1 + 3 4। आंसर आया 50 + 300। सो द फाइनल आंसर इज 350/4। तो आंसर आया 87.5 ATM। 87.5 ATM। अच्छा देखो बेटा, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर था 50, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर है 100। तो जो मिक्सचर होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बाय नेचर, बाय एक्सपीरियंस हम गैस भी करते। तो अगर ऑप्शंस में एक ही आंसर 50 और 100 के बीच में होता तो हम सीधा उस पर टिक करते और आगे निकल जाते। समझ पा रहे हो। लेकिन अगर समझदार पेपर बनाने वाला होगा तो वो सारे ऑप्शन 50 और 100 के बीच में देगा, मतलब तुक्का मारने का चांस नहीं होगा आपके पास। समझ गए। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज होकर के आंसर इस तरह से निकल जाएगा।